हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ जयश्री। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का रिवीजन कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, अभी हम लोग सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? न्यूक्लियर डीकेज से। अल्फा, बीटा, गामा, 3 तरह के डीके हमको पढ़ने हैं। क्या होते हैं इनकी डिटेल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हमको सिर्फ इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। तो देखो, अल्फा डीके जो होता है, एक तो अल्फा स्पेक्ट्रम के साथ है। अल्फा स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अल्फा स्पेक्ट्रम अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है तो कैसा होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इस स्पेक्ट्रम से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब अल्फा डीके से रिलेटेड आपको और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? एक तो आता है अपना गाइगर नटल लॉ। ठीक है, ये क्या देता है? डीके कांस्टेंट लैम्डा और जो अल्फा पार्टिकल की रेंज होती है उसके बीच में रिलेशन देता है। ln लैम्डा इक्वल्स टू a ln r प्लस b। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा क्या है? डीके कांस्टेंट है। r यहाँ पर क्या है? रेंज है। फिर उस तरीके का कर्व आता है, अगर आप लोग को याद हो तो यहाँ पर अगर हम ln लैम्डा और ln r के बीच में कर्व प्लॉट करते तो इस तरीके का हमको मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये रेडियम के लिए, थोरियम के लिए, एक्टिनियम के लिए पूरी सीरीज है। ठीक है, ए यहाँ पर स्लोप होता है, बी यहाँ पर इंटरसेप्ट होता है। उसके बाद में देखो, जो गामा थ्योरी होती है अल्फा डीके की, वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? तो वो टनल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होती है। ओके, हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं। तो अगर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालनी हमको अल्फा डीके के लिए, ठीक है, तो वो किस तरीके से निकल के आती है? तो इसका मेन फॉर्मूला आप ध्यान रखो, क्यू, ये क्या है? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टोटल रिलीज्ड एनर्जी। ठीक है, किसके बराबर होगा? के अल्फा ए डिवाइडेड बाय ए माइनस 4। ठीक है, तो अल्फा डीके का जो मेन फॉर्मूला है वो आपको ये ध्यान में रखना है। क्यों यहाँ पर क्या है? लिख लो, टोटल रिलीज्ड एनर्जी, जिससे कि हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, के अल्फा क्या है? तो अल्फा पार्टिकल जो निकला है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से निकला है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। एंड ए क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई का है, कौन से न्यूक्लियाई का? पेरेंट न्यूक्लियाई का मास है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होती है अल्फा डीके के लिए, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा डीके के लिए आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है एग्जाम के अकॉर्डिंग। उसके बाद में देखो, गामा डीके देख लेते हैं। गामा डीके के जो सैलेंट फीचर्स है वो क्या क्या होते हैं? एक तो गामा डीके के अंदर जेड और ए यानी प्रोटॉन नंबर या फिर मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है। स्पेक्ट्रम किसका कैसा मिलता है इसका? तो इसका भी स्पेक्ट्रम जो है वो एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, फिर ये किस काम में आता है? तो जो न्यूक्लियस की डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं उनकी स्पिन और पैरिटी के मेजरमेंट में काम में आता है। 2 तरह की रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर, एक तो इलेक्ट्रिकल मल्टीपोल और दूसरा कौन सा होता है? मैग्नेटिक मल्टीपोल। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक मल्टीपोल्स होते हैं इनसे आगे हमको चीज़ें देखनी है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग थोड़ी स्टडी कर लेते कि मल्टीपोलरिटी या फिर मल्टीपल ऑर्डर ऑफ रेडिएशंस क्या होता है। ठीक है, मल्टीपोलरिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? मान लो यहाँ पर एनर्जी लेवल से Ji और Jf। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, गामा फोटोन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपोलरिटी कैसे ली जाएगी? Ji माइनस Jf के मोड से लेकर J इनिशियल प्लस J फाइनल का मोड। ठीक है, तो ये तो होती है मल्टीपोलरिटी। अब अगर अपने से बोला जाए कि मल्टीपल ऑर्डर कैसे आप लोग बताओगे, ठीक है, तो देखो मल्टीपल ऑर्डर कैसे दिया जाता है? 2 की पावर l से। ठीक है, अगर l की वैल्यू 1 है तो 2 की पावर 1 यानी 2, इसका मतलब वहाँ पर क्या बन रहा है? डाइपोल बन रहा है। ठीक है, l की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब 2 की पावर 2 यानी 4, तो यहाँ पर कौन सा बन रहा है? क्वाड्रपल बन रहा है। ठीक है, देखो l इक्वल्स टू 1 अगर हम ले लेते हैं तो 2 की पावर l इक्वल्स टू 2 की पावर 1 यानी 2, तो ये क्या बना? डाइपोल बना है। ठीक है, अगर हम क्वाड्रपल लेते हैं l इक्वल्स टू 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? क्वाड्रपल बन जाएगा। अब अगर l इक्वल्स टू 0 देखें ना हम लोग, तो उसके लिए कोई रेडिएशन नहीं होती है, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल हमको पता है कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों, मैग्नेटिक फील्ड दोनों का होना जरूरी होता है।
ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे इसके बारे में, ताकि आपको इंट्रोडक्शन हो जाए इन चीज़ों से। अब देखो मेन जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उसके अंदर हमको क्या करना होता है, सिलेक्शन रूल लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल्स हमको मिलते हैं। ठीक है, आपने पूरा पढ़ा होगा, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की होगी, पता होगा सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं गामा डीके के लिए। पहला तो ये होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होना चाहिए। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड। दूसरा क्या होता है कि पैरिटी कंजर्व होनी चाहिए, पैरिटी मस्ट बी कंजर्व, यानी पी इनिशियल क्या होना चाहिए, पी गामा इंटू पी एफ, ये चीज़। पी आई यहाँ पर क्या है, इनिशियल स्टेट की पैरिटी है। पी गामा यहाँ पर क्या है, फोटोन की पैरिटी, या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीपल ट्रांजिशन जो है उसकी पैरिटी है। और पी एफ यहाँ पर क्या है, फाइनल स्टेट की पैरिटी है। अब हम लोग पैरिटी देखेंगे कैसे, तो पैरिटी देखो हमको यहाँ पे पता है कि मल्टीपल होता है, जैसे डाइपोल है तो इसके अंदर हम लोग क्या बनेंगे, ई एल की फॉर्म में एम एल लिखते हैं तो ई वन एम वन, इस तरीके से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल ट्रांजिशन के लिए और मैग्नेटिक मल्टीपल ट्रांजिशन है, उनके लिए पैरिटी किस तरीके से दी जाती है उसका फॉर्मूला आना चाहिए, तभी तो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, राइट। तो देखो पैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक मल्टीपल ट्रांजिशन -1 की पावर एल से दी जाती है। और यही आपको बोला जाए कि मैग्नेटिक मल्टीपल ट्रांजिशन की पैरिटी कैसे दी जाती है, तो वो कैसे दी जाती है, -1 की पावर एल प्लस 1 से दी जाती है। ठीक है, तो ये मेन आपको गामा डीके के अंदर जो चीज़ें देखनी थी वो हो गई है। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, बीटा डीके के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अल्फा हो गया, गामा हो गया, अब बीटा डीके। तो देखो न्यूक्लियस जो होता है उससे बीटा डीके होने के 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक तो जिसको हम इलेक्ट्रॉन इमिशन बोलते हैं, फिर बीटा माइनस डीके। पहला तो कौन सा होता है जिसमें न्यूट्रॉन गिव्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन या फिर बीटा माइनस डीके। सेकंड कौन सा होता है जिसके अंदर प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन दे देता है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, बीटा प्लस डीके। थर्ड कौन सा होता है कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन जो है वो मिलते हैं और न्यूट्रॉन हो जाता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो इस तरीके से 3 प्रोसेस होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि जो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट एनर्जी के, उनका जो कर्व निकालते हैं हम लोग, तो वो कैसा आता है, कंटिन्यूस होता है। कर्व कैसा होता है, अगर मान लो हम लोग यहाँ पर प्लॉट करते हैं नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग एनर्जी को बताते हैं तो कर्व कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, यहाँ पर ई नॉट ई मैक्सिमम जो होती है वो क्या होती है, उसकी मैक्सिमम एनर्जी इमिटेड बीटा पार्टिकल की। तो यहाँ पर बीटा स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ये चीज़ ध्यान रखने की है कि वो कंटिन्यूस मिलता है। यहीं से प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि अगर बीटा स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस आ रहा है तो उसके थ्रू एक्सप्लेन करना चीज़ों को, जैसे जो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन है, इनको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो कि फिर न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस आया पाउली का, और उससे जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व की गई। ठीक है, वहीं से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ये भी पता चला कि बीटा डीके के अंदर जो पैरिटी होती है वो कंजर्व नहीं रहती है। तो अभी हम लोग ये डिटेल में नहीं देखने वाले हैं। एक चीज़ आपके ध्यान रखने की है, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके क्या होती है। तो जो फर्मी थ्योरी होती है ऑफ बीटा डीके, देखो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं पी से लेकर पी प्लस डी मोमेंटम रेंज के बीच में, वो किसके प्रोपोर्शनल होते हैं। लिख लो, देखो 1 मिनट ही लगेगा, क्योंकि इससे क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। नंबर ऑफ इमिटेड बीटा पार्टिकल्स, ओके, बिटवीन क्या रेंज थी, मोमेंटम रेंज पीई टू पीई प्लस डी पीई इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है वो, तो ये टर्म ध्यान रखनी, ई मैक्सिमम माइनस ई का होल स्क्वायर पीई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद हमको क्या चीज़ें देखनी कि जो बीटा डीके होते हैं उसमें सिलेक्शन रूल कौन सा होता है। जब मैं न्यूमेरिकल यहाँ से बन के आएगा अपने पास में, तो देखो सिलेक्शन रूल्स ऑफ बीटा डीके। तो 2 तरीके के हम लोग बोलते ट्रांजिशन होते हैं। एक तो कैसे अलाउड ट्रांजिशंस,
ठीक है। दूसरे किस टाइप के होते हैं, फॉरबिडन ट्रांजिशंस। यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन न्यूई का वो 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी कुछ वैल्यू होती है, यहाँ पर पैरिटी में चेंज नहीं होता है। यहाँ पर फिर L=1, L=2, L=3, क्योंकि हमको बोला है कि L की वैल्यू नॉन जीरो है, तो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। अगर मानो L की वैल्यू 1 है तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन। L की वैल्यू अगर 2 है तो सेकंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। L की वैल्यू अगर 3 है तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। इसको चलो लिख ही लेते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर L=0 होता है, यहाँ पर उसकी कुछ वैल्यू होती है। यहाँ तक हुआ। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि डेल्टा P=0, पैरिटी में नो चेंज, पैरिटी में कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, अब L की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन, इसको सेकंड, इसको थर्ड। यहाँ पर पैरिटी चेंज होती है, डेल्टा P=+-1, यानी हम लोग बोलेंगे कि पैरिटी चेंज होती है, पैरिटी चेंजेस, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो डेल्टा P=0, पैरिटी में कोई चेंज नहीं। यहाँ पर डेल्टा P=+-1 यानी चेंज होती है, ठीक है। और देखो जो अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं उनके होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 100 गुना ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन। उसके बाद में जो फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन की उसकी सेकंड के कंपेरिजन में 100 गुना ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। अब हम लोग क्या करते हैं, रूल्स देखते हैं एक एक के लिए। तो सबसे पहले अगर अलाउड ट्रांजिशंस की हम लोग बात करते हैं तो हमको पता है यहाँ पे पैरिटी चेंज नहीं होती, डेल्टा L 0 होता है, ठीक है। इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन इनसे बनता है ना। एक तो होते हैं फर्मी ट्रांजिशंस, वो किनको बोलेंगे हम लोग, ट्रांजिशन लिख रही हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। एक हम लोग बोलेंगे GT गैमो-टेलर ट्रांजिशंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि डेल्टा J=JI माइनस JF का मोड 0 होता है। इस वाले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो डेल्टा J है यानी JI माइनस JF का मोड वो 0 भी हो सकता है और +-1 भी हो सकता है। अगर ये वाली कंडीशन बन रही होती ना अलाउड के अंदर तो हम बोलेंगे वो GT ट्रांजिशन है। और यहाँ पर 0 से 0 वाला फॉरबिडन होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखें तो फर्मी के अंदर हमेशा ये चीज़ डेल्टा H=0, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन अगर अप है तो जो न्यूट्रिनो होगा उसकी स्पिन कैसी होगी, डाउन होगी, तो टोटल स्पिन की वैल्यू 0 निकल के आ जाएगी। और यहाँ पर क्या होता है कि डेल्टा H=1। आपको कैलकुलेशन से ये चीज़ें देखनी है, ये वाली फिक्स है, ठीक है। इसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ओके। That means value of delta S may be 0 or 1. It cannot be derived from the data given in the question. Okay. उसके बाद देखो आप लोग फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन को भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये सेकंड थर्ड को इतना देखने की जरूरत नहीं। फर्स्ट जो है वो तो पता चले क्या है कि यहाँ पर डेल्टा L की वैल्यू कितनी होती है, 1, पैरिटी +-1 यानी कि पैरिटी चेंज होती है। इसके बाद में यहाँ पर देखो इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं, फर्मी वाला भी हो सकता है और GT गैमो-टेलर वाला भी हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर ये चीज़ तो हमको पता है, ये फर्मी के अंदर डेल्टा S कितना होता है, 0 होता है, और GT के लिए डेल्टा S कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर डेल्टा J कितना होगा, 0 +-1, ठीक है। इसके कंपेरिजन में एक बढ़ जाता है एक तरीके से, इस वे में आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। डेल्टा J 0 +-1, ये वाली कंडीशन इस टाइप की हो जाती है। 0 से 0 यहाँ पर अलाउड नहीं होता है, फॉरबिडन होता है, ठीक है। GT के अंदर क्या होगा, ये तो हो गया, डेल्टा G कितना होगा तो एक बढ़ा दो, यानी 0 तो हो गई, +-1 और +-2 भी अगर वो करता है, ये चीज़ हमको ऑब्जर्व करते हैं हम न्यूमेरिकल के अंदर, तो इसका मतलब वो GT फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी, आपने देखा होगा, अपने को दे दिया इक्वेशन, ठीक है, उसमें से दोनों से निकाल के देखो कि किस टाइप का वो बन रहा है। ये चीज़ रूल ध्यान में आ गया। उसके बाद में देखो अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो एक बार इसकी फुल वीडियो देख लेना, नहीं तो आपको सीधे समझ में नहीं आएगा कि इन चीज़ों का यूज़ क्या है, ठीक है। अगर पढ़ रखा है पूरा लेक्चर तब तो रिवीजन में आसानी हो रही होगी। अब देखो इसके अंदर 0 से 0 अलाउड नहीं होता है, और हाफ से हाफ अलाउड नहीं होता है, और 0 से 1 भी अलाउड नहीं होता है, ओके। तो ये अलाउड ट्रांजिशन के लिए जो रूल्स होते हैं वो हो गए, और ये फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन के लिए जो रूल्स होते हैं वो हो गए। तो यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी होती है, सिर्फ न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स अभी हमने कवर नहीं किए, पार्टिकल फिजिक्स आप लोग खुद कर लेना।
उसके अंदर देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स वगैरह मैंने पढ़ा रखा है, उसको देख लेना। मेन आपको ये ध्यान रखना है वहाँ पे अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉस कौन से और एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉस कौन से होते हैं। सिर्फ उसकी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। इक्वेशन होगी, आपको सिर्फ कंजर्वेशन लॉ लगाना है। LHS RHS में आइसोस्पिन का हो चाहे जो भी हो, थर्ड लॉ ऑफ आइसोस्पिन, सारी चीजें जो होती है स्लाइनिस वगैरह वो देख के आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। पर पार्टिकल फिजिक्स से वो जो क्वेश्चन आता है उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि बहुत ईजी और बेसिक सा क्वेश्चन है ना, और सीधे 5 नंबर आ जाते हैं। तो ऐसी चीजों को हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स ईजी भी होती है और काफी इंपॉर्टेंट भी होती है क्योंकि स्कोरिंग है। ठीक है, तो कवर कर लेना उसको। आज की क्लास में यहीं तक। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।